प्रोग्राम भी हमने जब शुरू किया था तो ये सिर्फ इसलिए था कि मुस्लिम लीग नून खास पर मरियम नवाज साहबा की जो आवाज है, मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। लोगों का दीवाना पार चाहना, लोग पीछे लगाए गए कि मियां साहब कौमी कीजिए। सारे वजीर इनके लगे हुए हैं, लेकिन ये मुझे नहीं चुप करा सकते इंशाअल्लाह। बड़ी कमजोर है, अगर मैंने उसको पकड़ा तो वो कहीं फौत ही ना हो जाए या उसे कुछ हो ना जाए। वो कौन है? वो परवेज खटक है। इमरान खान साहब एक बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं। छोड़ के गया था तो एक मईशत जो थी वो 5,000 या 8% पे बढ़ रही थी। साहब मुझे बताएं इसका कमीशन का सरबराह कौन था? मैं उनकी पॉलिटिक्स से भी बहुत खुश हूं अभी तक। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, तारीख में जो लिखा जाता है या महफूज होता है वो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। माजी में जब तहरीक लब्बैक सड़कों पर आई तो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातों ने हमायत की। मीडिया ने भरपूर कवरेज दी, दिन रात एक एक पल की खबरें दी गई, बल्कि एक मीडिया हाउस तो धरने वालों को खाना तक फराहम करता रहा। लेकिन हमारी हाइपरेसी का लेवल ये है, वही तहरीक लब्बैक अब दोबारा सड़कों पर है, तो वही जमात जो कल तक इसके साथ खड़ी थी, जिसका वजीर दाखिला बढ़ चढ़ कर बयानात दे रहा था, वही जमात आज हुकूमत में है तो तहरीक लब्बैक को दहशतगर्द करार दे रही है, ताकत का मुकम्मल इस्तेमाल करने का ऐलान कर रही है। और जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने कोई ऐसा कदम उठाया तो एक तूफान बर्पा कर दिया गया। जब तक हमारा मुआशरा इस मुनाफकत को तर्क नहीं कर देता, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हम फर्द वाहिद की मुखालफत में कौमी मफाद को भूल जाते हैं। बट मैं दाद दूंगा आज की अपोजिशन को कि आज की अपोजिशन ने बिल्कुल भी इस पे सियासत नहीं की, किसी किस्म का धरने वालों को या ये इम्प्रेशन नहीं दिया जिससे उनको और ज्यादा तकवीयत मिले, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। ना ही अदारों ने मुखालफत की, अब ना ही अदारों ने ये कहा कि हम अपनी अवाम या अपने लोगों पर ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ताकत का इस्तेमाल करने के लिए पंजाब में रेंजर भेज दी। ये जो रवैया है, ये जो फर्द वाहिद को तबाह या बर्बाद करने के लिए रवैया इख्तियार किया गया था, उसका आज रिजल्ट ये है कि नवाज शरीफ साहब तो वैसे के वैसे हैं, वहीं बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब को तो लोग आज भी अपना हीरो मानते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को निकालने के चक्कर में पूरे मुल्क में जो इस वक्त हालात पैदा कर दिए गए हैं, उसे छुटकारा कैसे पाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या नवाज शरीफ की दुश्मनी में मुल्क को जिस तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया, उन किरदारों के बारे में कोई बात करेगा? उनसे कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों किया गया? एक चलते अच्छे भले मैशियत वाले मुल्क तरक्की करते हुए कोई वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पे वो बैंकरप्ट होने वाला है। फेटफ के मसाइल अभी तक इनसे 3 साल में हल नहीं हो सके, अरबों रुपए का कर्जा ले चुके हैं, अवाम भूखी मर रही है, महंगाई का ये हाल है। सिर्फ 2 महीने में, आज एक दोस्त से बात हो रही थी, वो बता रहे थे उनका कंटेनर 1.5 लाख में दुबई जाता था और अभी वो कंटेनर 2.5 लाख में जा रहा है। सिर्फ पिछले 2 महीने में ये हाल है। जो जमीनों को खाद मारी जाती है वो 3200 वाली 7,500 पे मिल रही है। ये हाल कर दिया गया। कोई उन किरदारों से पूछेगा कि ऐसा क्यों किया, किसकी दुश्मनी में किया? सिर्फ एक नवाज शरीफ को मटाने के लिए? नवाज शरीफ एक शख्स का नाम है, नवाज शरीफ एक आदमी का नाम है, वो इस मुल्क का 3 दफा वज़ीर में रह चुका है। आपने उस शख्स और उस आदमी को आज एक सोच बना दिया है, एक नजरिया बना दिया है। अपनी इस बेतुकी जिद की वजह से नवाज शरीफ आज हर बच्चे की जुबान पर है, बूढ़े की जुबान पर है, पाकिस्तान के हर फर्द की जुबान पर नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ को खत्म करते करते आज आप लोगों ने इस मुल्क का फ्यूचर तबाह कर दिया है, इस मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस जमात के लिए कल आपका दिल करता था कि उसके जलसों में जाके बैठ जाएं, उनके धरने में जाके बैठ जाएं, ये इमरान खान साहब फरमाया करते थे, आज उस जमात ने पाकिस्तान को बंद कर दिया है। अगर उस दिन जस्टिस काजी फायज ईसा
कि जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आई थी उसमें किरदारों के नाम लिए थे, ये करने वाले कौन थे, उनको सजा दी जाती तो ये हमेशा के लिए गेम खत्म हो जाती। आप जब जब भी ऐसे धरने देखेंगे, जब जब भी ऐसे मुजाहरे देखेंगे, आपको वो रिपोर्ट पुकारेगी, खोलो, देखो, अमल करो मुझ पे, तो देखिएगा इंशाल्लाह खुद ब खुद इस मुल्क से मसाइल खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपने बजाय उस रिपोर्ट को खोलने के काजी फायज ईसा को इबरत का निशान बनाने की कोशिश कर दी। काजी फायज ईसा जिस अफसर को मिले नहीं, जिस जनरल को मिले नहीं, उस जनरल ने कहा कि अब तुम्हारा हाल मैं वो करूंगा, दुनिया देखेगी। लेकिन ऊपर देखने वाला भी एक बैठा हुआ जो एक इंसाफ करने वाले जज के साथ खड़ा है। और क्या हाल हो रहा है जिनका नाम काजी साहब ने लिया था। क्या पाकिस्तानी अवाम को यह राइट नहीं है कि वो उन लोगों के बारे में पूछे, कौन थे वो लोग जो उस धरने को सपोर्ट कर रहे थे, कौन से वो मीडिया हासिल थे जो उस धरने को खाना खिला रहे थे, कौन थे वो लोग जिन्होंने सीसीटीवी की तारें काट दी गई थी, जो इस्लामाबाद में बैठकर हुकूमत ऑपरेट कर रही थी, वो तारें काट दी गई थी। क्या कोई इंक्वायरियां होंगी? क्या उस धरने के बारे में पता लगाया जाएगा? क्या कोई उनसे पूछेगा एहसन इकबाल को गोली मारने वाले कौन थे, क्यों गोली मारी गई थी, क्यों भड़काया गया था लोगों को इस लेवल के आसिफ एहसन इकबाल साहब को गोली मारी? बहुत बड़े सवालिया निशान है। ये नहीं हो सकता आज आप वो ना भुगते जो आपने कल किसी के साथ किया है। कल के वो शेख रशीद साहब जो कहते थे कि मैं मुजाहिद हूं नबुवे खुतमे नबुवत का, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने ये शिक्के चेंज ना की, ये तुमने माफी ना मांगी, हुकूमत से रिजाइन ना किया नवाज शरीफ, तो हम आग लगा देंगे। आज वो आग आपके घरों तक पहुंच गई है। ये आग खाली मुरीद के नहीं है, ये आग खाली कामों के नहीं है, ये खाली आग उन पुलिस अफसरों के घर पे नहीं है जो वहां पे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं मुल्क को। ये आग उन बेचारे मासूम लोगों के घर पे भी नहीं है जो इसके जद में आकर मरे। ये आग पाकिस्तान के हर घर में पहुंच चुकी है। लेकिन इस आग को लगाने का जिम्मेदार कौन है? क्या कभी उनसे कोई सवाल किया जाएगा? क्या कभी उन किरदारों को सामने लाया जाएगा? क्या किसी चौक में लाकर उन किरदारों को खड़ा किया जाएगा? क्या काजी फायज ईसा की रिपोर्ट पे अमल दरामद किया जाएगा? अगर ये सब कर लिया गया तो इस मुल्क में अमन हो सकता है, सुकून हो सकता है। वरना अगर आप इसको 5, 7, 10 दिन के बाद कंट्रोल कर भी लेंगे तो ये कंट्रोल नहीं होगा। फिर जब अगला इलेक्शन आएगा फिर आप सोचेंगे कि ये वोट मुस्लिम लीग नून को पड़ता है, क्यों ना फिर दोबारा इनको एक कौमी धारे की जमात नाम बदल कर लाया जाए और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को हराने के लिए इनको वोट दिलवाया जाए पड़े। फिर वही होगा। जब आप मुस्लिम लीग नून के वोट तोड़ लेंगे तो 15 दिन के बाद जब हुकूमत बन जाएगी किसी भी जमात की, तो फिर इनको संभालना आपसे मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि नारा वो जो लगाते हैं वो नारा सच्चा है, तरीकेकार पे इख्तिलाफ किया जा सकता है, वो जो चाहते हैं वो ठीक चाहते हैं, लेकिन यही आप तो बताते हैं हमको। दोस्तों, पाकिस्तान में जब तक ये मुनाफकत भरा रवैया खत्म नहीं होगा, इस मुनाफकत भरे रवैये में हमारे मुल्क का रेडी वाला भी शामिल है, इस मुल्क का सड़क पर खड़े होने वाला ट्रैफिक चलान करने वाला भी शामिल है, इस मुल्क की दुकानदार भी शामिल है, इस मुनाफकाना रवैये में स्कूल का टीचर भी शामिल है, प्रिंसिपल भी शामिल है। पूरी की पूरी कौम, रेडी वाले से लेकर अदारे का सरबराह जो ये कहता है कि मैं अपने अवाम पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अपने अदारे को भेजता है, जाओ मारो अवाम को। क्या आप सोच सकते हैं कि इस मुनाफकत भरे रवैये से हम अपनी कौम को आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं इस मुनाफकत भरे रवैये से हमने एक नया पाकिस्तान बना सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं इस मुनाफकत भरे हुए माहौल में हम आगे जा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, किसी भी तरह नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारे साथ आज हमारे दोस्त होंगे, उनके साथ बात करेंगे। रेहाम खान साहबा किसी जगह पे स्टक हैं, वो आज हमें ज्वाइन शायद लेटर करें या शायद ज्वाइन ना करें, लेकिन क्योंकि वो किसी जगह पे स्टक हैं, हमें राजा रज़ाक साहब ने ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद खान फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम संदेला साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है राजा साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी बिल्कुल ठीक। राजा साहब बहुत शुक्रिया। रेहाम खान साहब किसी जगह पे स्टक हैं, तो वो क्योंकि हर जुमेरात को हमें ज्वाइन करती हैं। शी जस्ट मैसेज। अगर मुझे आप 1 मिनट दे दें। ये अरशद साहब भी तशरीफ ले आए हैं। मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं आप लोग दोनों के लिए, क्योंकि एक मैसेज मुझे रिप्लाई करना है। अच्छा राजा साहब, मुझे ये बताते चले कि हुकूमत ने तहरीक लबैक को बतौर दहशतगर्द करार देकर ताकत का इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। सर, इस पर क्या कहेंगे? सर, आप कल पे इस पे बात कर चुके हैं, क्योंकि इतना मुल्क में मसाइल है कि समझ से बाहर है कि उस पर क्या बात की जाए, लेकिन
طاقت کا استعمال تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اینڈ آف ڈے آفٹر آل آپ نے دوبارہ واپس تو پھر ٹیبل پہ آنا ہے سر. یہ لمحہ فکری ہے سندیلا صاحب کے، یہ وہی طریقے لبیک ہے جس کو یہی لوگ کہتے تھے کہ یہ عاشقان رسول ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل، اور وقت نے ایسی اب کروٹ لی ہے کہ وہی جو ان کو عاشقان رسول کہتے تھے آج انہیں کو جو ہے یہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں. تو پھر بات گھوم کے میاں نواز شریف پہ آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے نا وہ اس کو گھما کے لے کے آ رہا ہے. اور جو لوگ جن کے لیے کچھ چیزیں ایک وقت پہ جائز تھی، حلال تھی، وقت نے پھر ایسا پلٹا کھایا ہے کہ اب وہی چیزیں جو ہیں اس کے اپوزٹ وہ جا رہی ہیں. اگر میاں نواز شریف یہ ایک بند کمرے میں کہتا ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لو، تو اس پہ تو ڈان لیگ بن جاتی ہے. اور پھر باجوہ صاحب انگریزی میں ایک کسی ایونٹ میں خطاب کر کے کہیں کہ وی نیڈ ٹو پٹ اور ہاؤس ان آرڈر، تو وہ جائز ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے. تو یہی صورتحال ہے اس وقت طریقے لبیک والوں کی ہے. صورتحال انتہائی افسوسناک ہے، مگر یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیازی صاحب نے اس وقت تحریک کو جو ہے یہ فیول کا کام کرتے رہے، ان کے جلسوں میں جاتے رہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر بیٹھ جاؤں وہاں جا کے دھرنے والوں کے ساتھ. نہیں بیٹھے بھی ہیں، یہ سارے بیٹھے بھی شاہ ہیں. محمود قریشی صاحب بیٹھے تھے، شاہ محمود قریشی ہو گئے، شیخ رشید ہو گئے، یہ سارے انہوں نے فیول کا کام کیا ہے. پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک بچی زینب کا جو حادثہ ہوا تھا جی، اس پہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. اور اس طرح کے ہزاروں واقعات جو ہے وہ ان 3 سالوں میں ہو چکے ہیں، مگر کسی کے جو ہے نا وہ سر پہ وہ جوں تک نہیں رینگتی. تو یہ صورتحال ہے. ان کو مکافات عمل میں یہ اس کے لپیٹے میں آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. مگر دکھ اس چیز کا کہ ایک عام پاکستانی جو ہے اس کی جان جا رہی ہے. پولیس والے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، ان کے لیے وہ شہادت کا لفظ جو ہے وہ استعمال بھی بدقسمتی سے نہیں کیا جاتا. حالانکہ اصل بیچارے یہی جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ پاکستان میں لڑتے ہیں. ان کی کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، اور ویڈیو جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ دیکھ کے بڑا دل جو ہے نا وہ افسردہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اگر اجازت دیں مجھے تو میں آپ کو شیخ رشید صاحب کی کچھ کلب بازیاں دکھاؤں اس میں جو وہ پچھلے 4-5 دنوں میں یا 10 دنوں میں یہ کر رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو یہ سنیے. 1997 کے رول 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہم نے ان کو بین نہیں کیا ہوا. الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ، اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں. لا منسٹر اور ہمارے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ نوٹیفکیشن جاری ہو جائے TLP پر پابندی لگانے کا. TLP سے بات چیت چل پڑی ہے اور اللہ سے امید ہے کہ TLP سے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے. مجبوری کی حالت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی. پولیس نہتی تھی، ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، جس میں 3 جوان ہمارے شہید ہو گئے، 70 زخمی ہیں. 70 میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے. میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی، عقل کے ناخن لے لیں، ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی. یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے، اور اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے. ہم مر مٹیں گے. انہی سوچوں کا، انہی تضادات کا نتیجہ تھا کہ الیکشن کیمپین کے اندر احسن اقبال اور باقی لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا. احسن اقبال کو گولی ماری گئی، باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، بہت سارے لوگ اپنی جان بچانے
बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए, हमें अताज साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अताज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक्स फॉर इनविटेशन जी। कैसे हैं सर? जी सॉरी मैं जी मीटिंग जी, में बिजी था तो मैं अभी देखा मैसेज आप। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी जस्ट स्टार्ट अ फ्यू मिनट बिफोर। अच्छा, मुझे जरा एक अरशद साहब आपसे ले लेते हैं। मुझे जरा ये बताइएगा कि एक तरफ कहा गया था कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे और दूसरी तरफ साद रज़वी को रात के 3 बजे जेल से बाहर निकालकर उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। चाहती क्या है हुकूमत, मकसद क्या है ये सारा ड्रामा करने का? देखिए संदीला साहब, इसका थोड़ा सा लंबा मैं जवाब करूंगा, 2-4 मिनट लग जाएंगे। जब ये सारे जाकर लगे पे करोगे बिस्मिल्लाह साहब, देखें टाइम लगो। बहुत शुक्रिया। 2018 में जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई है ना, तो उससे पहले तकरीबन 2017 में ये सारे मामला तय किए गए थे इंटरनेशनली, और जब ये इंटरनेशनली तय हुए थे तो 2018 के अंदर ये एक लिस्ट आई थी और उसकी रद्दो बदल के साथ 3-4 लिस्टें आई थी, लेकिन वो एक ही चीज थी, यानी कि वो डॉक्ट्राइन के नाम से कि कौन सा एजेंडा है, वो कौन सा फार्मूला है, वो कौन सा प्रोग्राम है जो पाकिस्तान के ऊपर अब नाफिजुल अमल होगा। और ये वही है जब स्पीकर असेंबली जो थे PMLN के दौर में, नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, सरदार अय्याज सादिक साहब हो गए। इसके अलावा चंद एक और लीडरान जो उनसे थे, उनके जो हलफ थे ना वो खुशक हो गए थे। वो ये बात बताते हुए कि अभी असेंबली बाकी थी और वो कहने लगे कि जो मैं देख आया हूं या हमने देखा है या जो हमारी मालूमात में है वो मैं बयान करने के काबिल नहीं। और कौन थे उस वक्त में? सिटिंग स्पीकर असेंबली थे। तो देखें उसमें क्या था, नस्ल बर्बाद करनी है, अखलाकियात, सहाफत, सियासत, निजाम में अदल बर्बाद करना है, अवाम के अंदर तारीख को जो है ना मस करके रख देना है, फौज और अवाम में दुश्मनी पैदा करनी है, ये इस डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। इसके अलावा दीगर है, मैं बहुत दफा दोहरा चुका, क्योंकि मुझे इस लिस्ट के ऊपर ना तकलीफ यूं होती है कि यार उस पर मनोवन अमल हो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त में क्या हो रहा है? क्या हमें ये नजर नहीं आ रहा कि ये जो धरना गया है, जितने ये लोग हैं, कोई कहता है कि 20,000 हैं, कोई कहता है 2 लाख हैं, जितने भी हैं, मैं ये कहता हूं कि 20 लाख कहें या कोई 2,000 कह दे, मुझे नहीं इससे फर्क पड़ता। इससे बहुत बड़ी तादाद सिर्फ पिंडी डिवीजन के अंदर मौजूद है। अगर ये काम इन्होंने करना हो कि फैजाबाद को ब्लॉक करना हो, तो ये पिंडी पे कॉल दे दे और ये मिनटों में जो है ये काम मुझे नहीं रोक सकता। वहां की जो आबादी है, जो लोकल आबादी है, मैं वहां का रहने वाला हूं, वो सारे जो है ना इसी में मकतबे फिक्र के, वो तो तैयार बैठे हुए हैं, वो तो एक कॉल पे। लेकिन ये जो जिस तरीके से ये लाहौर से चल रहे हैं और सड़कों को खोदा गया है, ये क्या रिपेयर हो पाएंगी? लेकिन वो असल सड़क जो पाकिस्तान के अवाम के दिमाग में खुदी है, क्या वो ठीक हो पाएगी? ये बाकायदा एक प्लान तरीके से सब कुछ जो है ना बर्बाद किया जा रहा है, मईशत को, निजाम को, अखलाकियात को, हर चीज को, अदालत को। क्या ये वो अदालत है? और मैं जो ये अभी आप फिल्में दिखा रहे थे, मैं बहुत सारी जो है ना सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में, हम सब के जहन में है, मैं सिर्फ रिपीट करना चाहूंगा, वो साकिब निसार जनरल जो थे या चीफ जस्टिस की सीट पर बैठे हुए थे, उनके क्या हम रोल भूल गए? पुलिस को बुला के कहते थे तुम्हें अंदर करवा दूंगा अगर एक शख्स को कुछ जख्म भी आ गया तो। खबरदार को बंदूक तुम लेकर गए और अगर एक बुलेट फायर हो गई ना तो इसका जवाब मैं तुमसे लूंगा, कत्ल का पर्चा होगा तुम्हारे ऊपर। ये थे वो जनरल साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस। उनके ये अल्फाज किस तरीके से मीडिया पर नशर होते थे और अखलाकियात समझ के जो ना ये पूरा मीडिया करता था, ये इस वक्त में पूरे प्लान तरीके से जो ना पाकिस्तान को एक जहन्नुम की आग में झोंका जा रहा है। बिल्कुल, इसमें ठीक कह रहे हैं साहब। ये अगर वो जो उस वक्त ट्राइका था, उस ट्राइका में एक तो अदारे के सरबराह अभी भी मौजूद है जिन्होंने उस वक्त ताकत का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। शाहिदा खान बाजी साहब को साफ जवाब दे दिया था कि अपनी आवाम के खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वही साहब अभी बैठे हुए हैं उसी अदारे में, उसी के सरबराह हैं और उन्हीं के डेफिनेट रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो रेंजर है वो पंजाब में ददाती फिर रही है। तो इसका मतलब है कि मनाफकाना जो रवैया है, जब तक उससे नहीं निकलेंगे हम आगे कैसे जा सकेंगे, और जो बोएंगे वो काटेंगे। तो इससे ये तो साबित हो रहा है। फारूक साहब जरा माजी में चलते हैं। माजी में इस तहरीक लबैक के धरने को सारे मीडिया ने भरपूर कवरेज दी थी। सारी अपोजिशन जमातें नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ी हुई, तहरीक इंसाफ सबसे आगे थी।
اب کوئی کوریج نہیں ہے. وہی جماعت دہشت گرد بھی ہے, بھارتی ایجنٹ بھی ہے. یہ کیسی منافقت ہے. اور ایک بات اور مت بھولیے گا, اس وقت جو CCTV ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے اس کی تاریں کاٹ دی گئی تھی تاکہ جو حکومت ہے وہ دیکھ نہ سکے کون کیا کر رہا ہے. میں تو نام لے کے کہوں گا 92 جیسے ادارے جو چینل تھے وہ باقاعدہ کھانا تک پکا کے دھرنے والوں کو دے رہے تھے. جی سر, یہ میں اس کا ایک جواب جو ہے میں اردو کے ایک شعر سے دینا چاہتا ہوں. ہمارے حضرت مومن خان مومن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت شعراء آفاق ولی اللہ اور شاعر مشہور ہیں. ان کا ایک شعر ہے, بڑا اس موقع کی مناسبت سے ہے, کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. کیا بات, بہت عام جو نوجوان ہیں ہمارے دست و بازو, ان کے لیے یہ ہے کہ اردو کا ایزی سا محاورہ ہے کہ جو گڑھا دوسرے کے لیے کھودا اس میں خود گر گئے. یہ وہی ریپیٹ چکر چل رہا ہے. بالکل جو کچھ الزامات اور ارادے اور نیتیں ان کی خراب تھیں, میاں نواز شریف صاحب, ان کے بچے اور عوام, دیکھیں یہ صرف ایک فیملی نہیں ہے, یہ ریپرزینٹ کرتی ہے پورے پنجاب کو بھی اور پشاور کے بھی بہت بڑے حصے کو, KPK کو, نارتھ کو بھی. ان سب کے جو انہوں نے پلان بنائے تھے وہ ایک ایک آدمی ان کے واپس آ کے منہ پہ لگ رہا ہے. یہ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جو سپوکس مین ہیں بڑے, فواد چودھری صاحب اور شیخ صاحب, یہ دونوں بھی اس وقت وہ کام کر رہے ہیں جس میں عمران بھی پھنسے گا اور باجوہ صاحب بھی پھنسیں گے. وہ یہ اپنے ان کے اوپر زبردستی جب آئی ہے نا ذمہ داری, تو انہوں نے آگے سے اور بالکل بے شرمی اور بے حیائی سے, ان کو تو آتا تو ہے, پتہ تو ہے, گھر کے عورتیں اور بچے تو بتاتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا تھا تو اب آپ لوگوں کو سننی پڑ رہی ہے. تو ان کو یہ سزا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اب اس پہ کیپٹلائز کیسے کیا جائے, اس کو ہم اپنے اس موج کو, اس کے اوپر اس ہوا پر اپنی کشتی ہم کیسے آگے لے کر جائیں, اب یہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے ہماری لیڈرشپ کو بھی کہ اس پہ وہ سوتے نہ رہیں. کیونکہ یہ جو لوگ ان کے خلاف ابھی آئے ہیں یہ پیسے لے کر کے بعد میں مڑ جائیں گے, یہ گارنٹیڈ ہے. یہ پیسے اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. مہنگائی بہت ہے, ان کو یوز کیا گیا, ان کی پیمنٹس بھی نہیں ہوئی, اس میں ایک انتقال بھی ہو گیا, پھر اس میں جماعت ہی ڈیزالو ہو گئی ساری آپس میں. پیر صاحب اور رضوی صاحب کے بچے جو لڑے ہیں, کچھ چابیاں چندے کی کہاں گئیں. تو یہ اس سے پہلے درمیان میں آ کر کے کسی طریقے سے اس ہوا کو جمہوریت کی طرف لے آئیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے, ورنہ پھر بیٹھے رہیں گے باہر دیکھتے رہیں گے حالات کو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب عطا صاحب ذرا یہ فرمائیے گا, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عمران خان کو نہیں پتا تھا. کوئی چیز ان کو بیوی بتاتی ہے, کوئی ان کو ٹی وی بتاتا ہے, کوئی کچھ بتاتا ہے. پہلے معاہدے ایسے کیے گئے جن پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا تھا. ابھی یہ کہا جا رہا ہے, فیصل واڈا نے فرمایا ہے کہ عمران خان کو تو معاہدوں کا پتہ ہی نہیں تھا, تو جنہوں نے معاہدے کیے ہیں اب وہ معاہدوں کا بوجھ اٹھائیں. عمران خان اس معاہدے کا بوجھ کیوں اٹھائے, کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینکس فار ہیونگ می. اور بات یہ ہے جی کہ ان سے اگر فیصل واڈا صاحب سے یہ پوچھ لیا جاتا نا کہ عمران صاحب کو پتہ کس چیز کا ہے, کرنسی کا ریٹ چینج ہوتا ہے وہ انہیں نہیں پتا ہوتا, ہر 6 مہینے بعد انہوں نے فائنانس منسٹر چینج کرنا ہے ان کو وہ نہیں پتا, کوئی ان کا کام سیدھا تو بھائی جان ہے ہی نہیں. لیکن میں جلد یہ 2-3 دن کی نیوز جو سن رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگنی چاہیے ہر شخص کو. یہ جتنی جلدی مفاقات عمل اور جتنا اس کا رزلٹ یہ ابھی دیکھا ہے نا, میرے حال میں آئی ایم ویری کلوز ٹو 60 ناؤ, ٹھیک ہے جی. ہر بندہ جو ہے نا ماشاءاللہ سارے میچور ہیں. پرویز صاحب آپ کے علاوہ آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں یا آپ یوتھ میں آتے ہیں, تو اب آپ کے علاوہ سارے بندے سمجھدار ہیں. دیکھیں کسی نے, میں نے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے علاوہ اتنی جلدی ٹائم تھوڑا سا لگ جاتا ہے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو تو بھائی جان پتا, تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو ککھ بھی نہیں پتا. یہ تو ان کو لانے والے پتہ نہیں کیا سمجھ کے لے آئے تھے, مسیحا بنا کے پورٹری کیا جو 100% غلط تھا. آپ ان کے کسی چیز کو, سر میں اب کیا کہوں ان کو جی, بس ابھی ٹی وی بیٹھ کے میں لائیو کچھ کریں. اب اندازہ کریں کتنا مشکل ہوتا جو ہم لوگ اپنے آپ کو روز کنٹرول کرتے ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے. عوام کے لیول پہ تو یہی اسی طرح بات کی جاتی ہے نا کہ بھائی ان کو 2-3 سنائی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد سارے مل کر. اب الزام تراشی کا ویسے ہم کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سولوشن
ओरिएंटेटेड सोच भी अब क्या रखें. सागदार साहब ने कहा था कि यार ये स्लिप कर गई है इतनी ज्यादा इकोनॉमी के, जो आएगा वो भी इसको खींचने के अंदर वो भी जाएगा साथ ही इसके. तो ये कोई आलमी इदारे जो हैं वो मुड़ के आए. मैं एक लाइनर में बात आगे चलाते हैं. मैं एक अलार्म की घंटी, और आपको पता है हम लोग एनालिस्ट हैं, इस पे अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो जरा इसमें हमारा एक ऐड कर लें. इस सारे मामले का मसले का अब हल है क्या, जरा ये भी ऐड कर लीजिएगा प्लीज. अब ये हाँ, तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं और जो लोग हुकूमत में है ना, इन लोगों के बच्चे बेटियां बेटे माशाल्लाह IMF में काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं, वो दूसरी जो UN की जो इकोनॉमिक मॉनिटरिंग सोसाइटी एसोसिएशन उसमें काम करते हैं. सर वो जो बच्चे इनके अंदर काम करते हैं, जिन्होंने अपने हाथ से पॉलिसीज टाइप की होती हैं, ये 1-2 दिन से वो पीछे पड़े हुए हैं. वो ये कहते हैं कि देखो यहाँ पर ये चल रहा है कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, ये डिफॉल्ट में जा चुका है, ये सिर्फ टाइम बाय कर रहा है और ये डिफॉल्ट में है, ये बैंकरप्सी की तरफ चला नहीं गया बल्कि उसके ऊपर खड़ा है, सिर्फ दुनिया को मालूम नहीं है. तो इसके बाद जो इन कंट्रीज में होता है उसकी तैयारी करने के लिए सारी सोसाइटी के अंदर ये अलार्मिंग है कि अगर यहाँ पे खाना जंगी हो गई, एथनिक क्लेंजिंग हो गई, उसके अलावा कोई बीमारियां फूट पड़ी, तो इसको कौन कैसे समझेगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल डिजास्टर की तरफ जा रही है सोसाइटी. तभी अरबों ने इनको पैसे थोड़े से दिए रखने के लिए, खर्च नहीं कर सकते. याद रखिएगा वो जो पैसा बैंक में आता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के जितने भी वो हैं एग्जैक्टली वो सिर्फ वो दिखाने के लिए होता है जी कि मेरे पास इतने पैसे में मुझे वीजा लगा दे, जैसे होता है ना, वही वाली चीज है. यार दोस्त ने कहा थोड़े पैसे दे, बैंक में वीजा लवाना बनवानी, जरा थोड़ी स्टेटमेंट तगड़ी करनी है. तो हल कैसे होगा? वो पैसे से हल होगा और किसी चीज से नहीं हल होगा. इसमें कम से कम 15-20 बिलियन डॉलर ला के रखे जाएंगे तो बहुत सारे एरियाज होंगे, उसमें से फिर कॉन्फिडेंस बनने के बाद इस हालात में तो बिजनेस नहीं हो सकता सर. अंदर के लोग आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बाहर तो बहुत दूर की बात है. और बाहर के लोग तो ऐसा कानून बना के ले जाएंगे, फिर आप सारी जिंदगी उनके आगे पड़े रहेंगे और इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाएंगे, जैसे अभी 4 बिलियन का हुआ है. अर्जेंटीना की बंदरगाहें, अर्जेंटीना के जहाज जब्त हो चुके हैं, ये मैं बता दूं हाँ तारीख में. और अभी अफ्रीका के भी एक कंट्री के साथ यही मामला हो रहा है. और बल्कि आज सुबह 86 इयर्स ओल्ड बेनजीर भुट्टो मरहुमा के एक एडवाइजर डॉक्टर जावेद शेख साहब जो वर्जीनिया में रहते हैं, उन्होंने स्पेशल कॉल करके मुझसे कहा है कि उनका दामाद भी इसी में है IMF में. उन्होंने कहा बेटे लोगों को समझाना शुरू कर दो कि जब एक कंट्री फेल होती है तो उसके कानूनी क्या मामलात रहते हैं और फिर अवामी क्या मामलात रहते हैं. ये बात उन्होंने आज सुबह 11 बजे के करीब पहले टेक्स्ट किया था और उन्होंने कहा कि ये बात लोगों को बताना शुरू कर दें, बल्कि आप खुद बताना शुरू कर दें. तो फिर मुझे उठ के देखना पड़ा, 1-2 मतलब वो एसेज होते हैं ना, लिखे होते हैं रिपोर्टें कि भाई इसके मुकाबले में क्या करना पड़ता है, कौन हुकूमत में आता है, कौन अथॉरिटी बनती है और बाकियों का क्या होता है, तनख्वाहें कहाँ से आती हैं, किसको अप्रोच करना पड़ता है. वो फैक्टर्स लेकर मैं अब वॉच कर रहा हूँ सारी एजेंसीज को पाकिस्तान गवर्नमेंट की कि इनमें से कौन किस तरीके की कंटिंजेंसी प्लान में चल रहा है. थैंक यू. बिल्कुल ठीक है, मैं सर एग्री करता हूँ. ये आपने बड़ी ऑथेंटिक बात की कि असल मसाइल है क्या. सर इस मसले को अल्लाह के हवाले करके जरा अगले मसले की तरफ चलते हैं. एक दूसरा मसला जो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, जरा उस पर भी डेफिनेट बात करेंगे. साहब ये नईमुल हक इमरान खान के निकाह के जो मुफ्ती सईद और एक नामालूम खातून है, जो नामालूम कहते हैं हम, चले मुबीना ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ है वो आपने सुना है. कल तक मुझ पर बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि जाहिर है अभी इसको 2 दिन हो गए हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आवाज तो बहुत क्लियर है, क्लिप ओरिजिनल है? आप समझते हैं कि ये क्लिप ओरिजिनल है, इसमें कोई जैसे कि कर दिया जाता है, कोई ऐसी गेम तो नहीं डाली गई? ये देखें, ये किसी हद तक मेरे ख्याल में शायद पूरा क्लिप ना सही मगर इससे कुछ मिलती जुलती यही चीज जो है ना, बहुत अरसा पहले भी ये लीक हुई थी, मगर उस वक्त नोटिफिकेशन नहीं था तो इसको ज्यादा हवा नहीं दी गई. तो ये जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके बाद इसको ज्यादा डिटेल में पेश किया जा रहा है. तो इन चीजों को सब मिला के देखने की जरूरत है कि नोटिफिकेशन में आखिर क्या बरकत है कि उसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी चीज़ें अब खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं.
تو मेरा कल इसमें थोड़ा सी एक लाइन और ऐड कर लें माफी के साथ, मैंने कल ये अर्ज ये की थी, इमरान खान साहब इस वक्त इस मुल्क के हुक्मरान हैं, मतलब कि नहले दहले दे मालिक ने, उनकी और उनकी खातून अव्वल जो हैं बेगम है उनके बारे में क्या इस पे कुछ तगड़ा सा बना के इसकी मतलब के फोरेंसिक रिपोर्ट करवा के मतलब बताना चाहिए ना आवाम को कि ये गलत है? देखें, बता भी दे जो खास करके जो इसके फॉलोअर है ना जी, वो जेड़ा बंदा पीरी कट के ले आंदा यार उस तो तुसी की एक्सपेक्ट करोगे, यू नो। अभी मर्जी नाल आई इंज ना करो ना सर, तुसी नहीं मर्जी नाल तो आई है वो जो भी, वो तो अब सारी दुनिया जानती है ना कि इसने तो अखलाकियात की जो धजियां जो बखेरी हैं। इसी तरह कल ट्विटर पे जो है ना कुछ इस तरह के कुछ लगी हुई चीज थी, तो मैंने उसका हल्का सा जवाब दिया, तो आगे को पीटीआई की वो खातून थी जिसकी पोस्ट थी, तो उसने ना बड़ी ना बेहुदा किस्म का ना मुझे ना कमेंट बैक किया गवर्नर जुबैर की ना वो तस्वीर लगा के जी। तो मैंने खान साहब की तस्वीर लगा के ना जी, तो साथ में मैंने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम रियाम खान ने जो कुछ लिखा है ना मुराद सईद के बारे में, उन चीजों को जोड़ के जरा पढ़ना मेरा कमेंट, तो शायद तुम्हें समझ आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह का ग्रो है कि जिन पे किसी चीज का मतलब आई मीन आप अंदाजा करें कि एक मुल्क का सरबराह है जिसके बारे में ये बातें सरेआम हो रही है कि वो गे है। अब मैं उर्दू में नहीं कहता, वो इंग्लिश में कहना चलो वो जरा एक्सेप्टेबल हो जाता है। खान साहब मेरे इन लफ्जों की तायद करेंगे कि एक मुस्लिम मुल्क का सरबराह वो गे है, कौमे लूत वाला वो बंदा है जिसको इस मनसब पे बैठा दिया गया है और ओपनली हर जगह पे इसके बारे में बात हो चुकी है। तो वो इद्दत के दौरान कुछ करना तो मैं समझता हूँ कोई शायद फिर छोटा सा कोई क्राइम हो। ये जो क्राइम कर रहा है और एक बंदे के साथ नहीं है, मुराद सईद के साथ है, वो दूसरा बासी के साथ है, और पता नहीं कितनी लिस्ट होगी। तो इसके बारे में अब और बंदा क्या कह सकता है? ठीक है, मैं बिल्कुल अब आगे करना चाहते हैं। थोड़ी बात में आपने बड़ी बड़ी बातें बता दी है। चले, ये झूठ बोलने की आदत है क्या, जरूरत क्या है? अता साहब जब रेहाम खान साहब से निकाह किया था तब भी आपको शायद याद होगा मान नहीं रहे थे, फिर तारीख गलत बताई। इससे होता क्या है, ये छुपाते क्या है? जब आपने कर लिया तो ठीक है। वो कहते हैं ना जी, जो चोर होता है ना, जब जिसने चोरी की होती है जी, वो कभी भी सीधी बात नहीं करता, कभी भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताएगा, आखिर में मान जाता है। वो 100 प्याज और 100 लितर वाली बात है, उसके बाद उसने मान जाना। लेकिन वो एक आदत होती है बंदे की, शुरू से ही क्रिकेट के ज़माने का चीटर है। इसने अपनी बुक में लिखा था कि मैंने गैम्बलिंग भी की है, इसने बॉल टेम्परिंग भी की, सारा कुछ इसकी अपनी बुक में लिखा हुआ है। किसी और जो बंदा भाई शुरू से ही बता के खुद लिख रहा है कि मैं बेईमानी करता रहा हूँ, तो अभी उसको मौका मिला है खुल के खेलने का। तो अब तो आपको पता है ना, अंपायर भी अपने और बॉलर भी अपने और ग्राउंड भी अपना, तमाशाई भी अपने। उसको तो बस सीधा फजल रहमान साहब वाला फार्मूला करना चाहिए। उनको सिर्फ एक दफा नैब वाला नोटिस भेजा था, उन्होंने कहा जी आ रहा हूँ मैं अपने बंदों के साथ आ रहा हूँ, उसके बाद नोटिस भी वापस, और कभी नाम नहीं लिया उनका। हमारे PMLN की जो लीडरशिप है, इनके साथ थोड़ी सी बात हो ना तो 50 1 लाख बंदे साथ लेके जाया करें, आओ जी आ जाओ। वो मरियम बीवी का भी नोटिस भिजवाया था उन्होंने जी, हम और भिजवा रहे हैं। फजल रहमान साहब ने कहा था मैं भी आ रहा हूँ जी, साथ में अपने बंदे भी लेके आऊँ, बीवी बिल्कुल फिक्र ना करो। उसके बाद वो भी ठंडे हैं, कोई नोटिस नहीं आया उसके बाद। इनको जो है ना, वो कहते हैं ना लातों के बाद बातों से नहीं मानते, इनको डंडे के जोर पे ही इनको सब कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज तो बैठ के वो आज इनका कौन सा मिनिस्टर है, एडवाइजर है जिसको कोर्ट से जमान गिल साहब जी, हाँ गिल साहब। यार मुझे ये जो 4-5 बंदे हैं ना, गिल साहब और एक फयाज चौहान, ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆ ਇਥੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਚ। ਉਹ ਮौलाना साहब ਹੁਣ नहीं जा रहे, वो बिल्कुल बैठे हुए यहाँ पे, ठंड है उनको। नहीं अब ये नहीं अता साहब ये बात ना करें, तबाही तो आपने
सर वो बस तबाही की बुनियाद आपने रखी थी। सर वो आप जिस तरह से कह जब लीजिए, जब I बिल्डिंग apologize, गिर जाए और माफी उसके मांगिए। बाद कहेंगे कि अब हमने उसको संभाल लिया, अब संभालने से क्या फायदा तो सर अब वहां पे कुछ मांगने के लिए है क्या, बचा क्या है, इसको आगे चलाते हैं। अच्छा ताज साहब मेहरबानी, मैं जरा अरशद साहब की तरफ चलता हूँ। अरशद साहब, ये जो ऑडियो है ना, इसमें इमरान खान की तोहम परस्ती का जिक्र भी किया गया है, और ये बात तोहम परस्ती वाली जो रेहाम खान ने अपनी किताब में भी लिखी थी, इस हवाले से चीजें जो सामने आ रही हैं, तो क्या अब ये इस ऑडियो में जिक्र आ गया, रेहाम खान ने अपनी किताब में लिख दिया कि इमरान खान साहब तोहम परस्ती पे यकीन रखते हैं। पिछले दिनों वो एक चल रहे थे कि वो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से कहा था कि मैंने ये निकाह इसलिए किया है ताकि तुम इलेक्शन जीत जाओ। तोहम परस्ती इमरान खान कन्फर्म तोहम परस्त है इमरान खान साहब? अच्छा, तोहम परस्त तो लफ्ज ही बहुत छोटा है। जहां तक बात रही कि ये ऑडियो आ गई है, ऑडियो क्या करेगी? देखें, उमर चीमा से जो भी गए, उस शख्स ने ब्रेक की कि ये अपना बुशरा बेगम से जिनसी शादी हो चुकी हुई है इमरान खान की। अच्छा, वो कहते हैं कि कोई नहीं हुई। वो बताते हैं जनाब निकाह में इतने गवाह थे, ये थे, इतने मेहमान मौजूद थे, इस जगह पे हुई है। फिर उसके बाद कुछ हफ्ता 10 दिन के बाद वो कहते हैं हाँ जी हाँ हो गई है। वही गवाह रखते हैं, वही सब कुछ रखते हैं, वही नन्ना बच्चा समेत जो सब कुछ सामने आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा रेहाम खान की बात करें तो रेहाम खान की जो निकाह है, जो वो खुद एडमिट करती हैं, वो 14 या 15 अक्टूबर का करती हैं कि मेरा निकाह हुआ है। मुझे एग्जैक्टली डेट भूली हुई है, 14-15 अक्टूबर। और जो इन्होंने ऐलान किया निकाह के अपने ऊपर, एक और जो निकाह किया है वो 8 जनवरी को किया है। यानी कि रेहाम खान से निकाह हो चुका हुआ और वो मौजूद है, और फिर एक और निकाह किया है। मतलब ये हर तरह से जो है ना ये शख्स, लेकिन बात यह कि एक पेज क्या, अदालत में ये शख्स जाता है और जाके कहता है कि ये हैं जी पेपर, तो वो कहते हैं ये पेपर तो वो हैं जिन पे बाहर पकोड़े बेच रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उनको व्हाट्सएप आ जाती है, तो वो कहते हैं यही तो असल पेपर है। अच्छा, दूसरा शोर मचाता है, वो कहते हैं ये तो बैंक ही बंद हो चुका हुआ है, बरसा हो गया। वो कहता है जो भी है, पूरी की पूरी जजों की टीम कहती है हमने एडमिट कर लिया, हम खुदा के बेटे लगे हुए, नौजुबिल्लाह। मतलब हम जो चाहें वो कर ले, हम नियतों के हाल के ऊपर जो है ना फैसले देते हैं। ये मसला नहीं है, ये कंफर्म। और बात ये हम बार बार कहते हैं कि यार ये तो हम परस्त है, ये जनाजे में नहीं जाता। अहमदी कोई जनाजा नहीं पड़ता किसी मुसलमान का, ज़हन में रखें। बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और मैं ऑथेंटिक तरीके से कह रहा हूं। और एक का नहीं, आप देख लें, जो अच्छी से अच्छी पोस्ट के ऊपर है ना, जो अपने आप को नहीं शो करना चाहता, वो कभी किसी जनाजे में नहीं शरीक करेगा। और वो ये बात कहेगा कि यार मैं नेड़े नहीं लगता, मुझे वहशत आती है, मुझे डर लगता है, और उसके साथ साथ वो अपने जनाजे में नहीं पड़ेगा। यानी कि अहमदी का भी जनाजा नहीं पड़ेगा। बात बहुत बारीक है लेकिन समझने की है। फिर आप ये देखें, जिनके बारे में बात की जा रही है, हमें दोहराना पड़ता है, याद कराना पड़ता है, इस शादी को किस लिए किया गया। यानी कि इमरान खान से रिलेशन एक हराम रिश्ता किस लिए बनाया गया? वो उसकी बीवी नहीं है, निकाह पर ये अपना इद्दत में निकाह नहीं हो सकता। लेकिन उसके घर वाले लड़की के क्या बताते हैं कि जनाब अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इस पाक जात के हुक्म पे ये तलाक करवाई गई और इनको इमरान खान की मदद के लिए शामिल किया गया। किस मिशन पे थे आप बताएं? 22 करोड़ अवाम को जो ना उनका जनाजा निकाल के रख दिया, तबाही फेर के रख दी है। ये शैतानी वस्फ नहीं है तो और क्या है? और इस मुल्क को क्या फरोख्त नहीं करके रख दिया? हमें तकलीफ से ये कहना पड़ता है, हम नहीं बोलेंगे तो हमारे फिर बात करने का मकसद क्या है? और ये जो आज ड्रामा लगा हुआ, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है। हाँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में मैं ये कहूंगा, आखिरी से में हम जाएंगे भी, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अवाम को एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे साथ कौन अच्छा करता है और कौन बुरा करता है। बिल्कुल ठीक है सर। मैं इस पे डेफिनेट अगले हिस्से में हम जाएंगे, लेकिन ये आखिरी सवाल इसी सेगमेंट से अपना खान साहब का ना लिया जाए तो ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि खान साहब का इस पे तो बहुत, कल से खान साहब यही सारी वीडियो 10 दफा सुन चुके हैं। अच्छा खान साहब, रेहाम खान साहब ने भी कल एक ट्वीट की है कि अभी तो व्हाट्सएप चैट भी आनी है। ये व्हाट्सएप चैट किसकी आनी है और ये क्या मामला है? जी, ये इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक व्हाट्सएप चैट, नईमुल हक साहब ही इसमें भी वो उनका चेहरा नजर आएगा, क्योंकि पिशावर से एक केपीके से एक यंग खातून थी,
गुलालई उनका भी नाम था, वो उनके हवाले से जो सबूत पहले आए हुए थे मार्केट में वो दोबारा वो पब्लिश होने वाले हैं, कुछ हद तक वो रुक गए थे। तो उनमें से क्योंकि रेहम खान साहिबा की जो किताब में बहुत सी बातें थी वो उस व्हाट्सएप की तरह उस तर्ज की बातें भी थी, तो ये भी इंशाल्लाह यही बाजवा साहब जो है ये रिलीज करवाएंगे इसको, और इनको अच्छी खासी जो है ना अब ये पिटाई की तरफ लेके जा रहे हैं। खान साहब क्या ये भी मुमकिन है कि कंदील बलोच का कत्ल भी किसी दिन इसी से कनेक्ट हो जाएगा कि पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो उसी ने दी थी ना? बिल्कुल, बहुत बड़ा ये तो बहुत ही बड़ा एक वो आएगा, और उसके बाद कई और भी आएंगे जिसमें मुफ्ती कभी भी बयान देगा। आप याद रखना, ये बड़ी अजीब व गरीब कहानी है, इस पे लोग काम कर रहे हैं, इस पे जो किताब आएगी वो भी ऐसे छक्के छुड़ा देगी लोगों के कि हम डील किस चीज से कर रहे हैं, हमें क्या नवाला क्या खिलाया गया यार, ये लपेट के इन्होंने कैंडी में क्या रैपर में ये लेके आए हैं। तो टेप का एक हिस्सा दोबारा सुनने वाला है जिसमें वो बेगम जमील जो है, नाजली जमील साहिबा, वो बड़े इसरार से और वो कहती हैं कि इनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, और देखिए वो उनको तो इमरान खान की पार्टी का मेंबर होना चाहिए ना, क्योंकि नईम उल हक साहब तो आपको पता है 1980 से इमरान खान के साथ है, और ये तो फिर पार्टी के अंदर बाद में बहुत ज्यादा ये आगे निकल गए और उन्होंने पूरी जायदाद लगा दी, अपनी सेहत भी खराब की, बताया नहीं कि ऐसा कैंसर चल रहा है बेचारों को, जिनको पता था वो कर भी कुछ नहीं सकते थे। उसके अंदर जब वो खातून कहती है ना कि ये तो एक मजहबी फितना बन सकता था इनके लिए, इनकी किस्मत देखें जी कैसी है कि ये और फिर मुफ्ती साहब कहते हैं यार आप लोगों को तो आप पर मुझे गिला है, और जिस तरह का उनका लहजा है ना इधर का एबटाबाद मानसरे का, वो हम समझते हैं, वो उनको असल में कहते हैं तुसी बड़े बगैरत बंदे हो जिन्हों तोनू कानो कान खबर नहीं होई, तुसी सानू कहंदे हो कि निकाह पढ़ाया, असि ते जानदे कोई नहीं बंदे नु वो उसका आगे से लहजा ऐसा था, तो वो नईम उल हक समझ गया, वो भी तो कहता है जी बस क्या करें, उसने मुझे बताया नहीं, मैंने पूछा नहीं, बीवी साथ बैठी थी ना इसलिए नहीं बता सकते थे पूरी बात कि ये लेके जांदा भी सी ते लेके आंदा भी सी। ये बड़े तेज लोग हैं, ये बहुत सोच समझ के बातें करते हैं। मैं जी एक मिनट का जरा मुझे अगर लुत्फ तलने की इजाजत दें, तो बात ऐसी चल रही थी, अपने आप को असद मिर्जा समझे सर, क्या हो गया आपको? आदत नहीं है मेरी, लेकिन वो मौजू ऐसा था। ये जो भी ऑडियो के ऊपर जो है ना, ऑडियो बिल्कुल रियल है, और ये तकरीबन कोई 4 घंटे से ज्यादा की पर मुहित है जो मेरी मालूमात में अभी तक आई है, जिसके कोई 3 टोटे यानी कि वो आ चुके हुए हैं, लेकिन ये आ जाएगी ये मार्केट में, ये किसी के हाथ में है जो कि प्ले कर रहा है। मेरे एक दोस्त हैं जी, रेहम खान साहब के पास है, याद है ना सबको? नहीं, उससे कोई लिंक्ड है, लेकिन ब्लैकबेरी बहुत पहले का निकला हुआ, ये बाद का जो है ना किस्सा है, लेकिन उससे कोई लिंक्ड है, कोई मसला है। बहरहाल मेरे एक दोस्त हैं जी, वो पंजाब पुलिस में एएसपी थे, और उन्होंने सिबकतीन जो शाह था अलमारूफ डबल शाह, तो उनकी इंक्वायरी की थी, फर्स्ट इंक्वायरी की थी जब उनको पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो मेरे फिर वो बाद में कोई गपशप लग रही थी, उन्होंने एक बात ऐसी कही, कहने लगे जब मैंने पकड़ा तो मुझे एक खास आर्डर थे, जब खास आर्डर थे तो मैं उसको पकड़ के जो ना जिन्होंने गिरफ्तार किया वो लेके मेरे पास आ गए। अब वो मुख्तलिफ मराकज होते हैं, उस मरकज में 2-3-4 बंदे थे और मैं था और वो थे, तो एक फोन आया मुझे, और जब फोन आया तो वो फोन ऐसा होता है कि जब वो खड़े होकर सुना जाता है, बैठ के भी सुना जाता है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि उस बंदे के बारे में तुम्हें कुछ इल्म है, कहीं किस जगह पे गया कौन? मैंने कहा जी कौन सा बंदा? फिर मैंने उसको फोन किया जिसने मुझे भेजा था, कहता है सबसे पहले अपना फोन बंद करो। फिर उसके बाद ये जो है ना उसने वो लिखना शुरू किया तहरीर के रिकॉर्ड कहाँ है, किस तरीके से तुम ऑपरेट करते थे, किस तरीके से पैसों को डबल करते थे, कैसे ये फंक्शन शुरू किया। कहते ये पहली रिपोर्ट मैंने लिखी। ये जब असल गिरफ्तारी होगी ना तो जिसका फोन आएगा ना तो वो राजा साहब के भी बहुत नजदीक हैं और अपना अता साहब के भी बहुत नजदीक हैं। अच्छा जी, चलो फिर असं अंदाजे लाने हैं सर, राजा साहब से अपना अता साहब से कॉल नजदीक ने। राजा साहब इससे पहले हम इसको यहीं पे रखते हैं क्योंकि उस दिन के लिए छोड़ते हैं जिस दिन फिर हम आपसे फोन करके पूछ भी लेंगे। मैंने ट्वीट की थी सर एक ये कुछ 4-1 घंटे पहले कि वज़ीर साहब तोशा खाना रेफरेंस में नाअहल होने वाले हैं। एक हमें भी कहीं से उड़ती आई थी तो ट्वीट कर दी हमने, वो काफी ज्यादा मतलब कि वो हुई भी, वायरल भी हुई होगी।
کوئی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ وزیر صاحب کو نااہل کر دیا جائے کسی کیس میں آنے والے دنوں میں فارغ کیا جائے؟ دیکھیں جو حالات بن رہے ہیں یہ چیزیں بالکل اسی طرف ہی جائیں گی. اصل یہ جو ایک بڑا مسئلہ بنا تھا نا, کل بھی ہمارے سینئر مسلم لیگی رہنما ہیں خالق وان صاحب نے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی, اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک چیز کا اشارہ کیا, انہوں نے تو کھل کے بات کی کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی جرنیل نے اپنے آرمی چیف کا حکم ماننے سے ایک طرح کا انکار کر دیا کہ جب ایک نوٹیفیکیشن کی بات ہو گئی تو پھر فیض حمید کو چاہیے تھا کہ وہ چلا جاتا, مگر فیض حمید جو ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اب لائک چلو ایک مہینہ ایک طرح کا انہوں نے اور مانگ لیا, اب ایک مہینے میں وہ کیا کریں گے تو اب وقت ہی بتائے گا. مگر وہ جو شفٹ چیزیں ہونی تھی وہ اب ہونا شروع ہو چکی ہیں. جو چیزیں میں نے پہلے کہا نا کہ جیسے ہی نوٹیفیکیشن آیا تو کچھ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو خان صاحب کو ہٹانا تو مشکل کام ہی نہیں ہے. گھڑی کی چوری تو چلو ابھی کل کی بات ہے, اور جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہے, وہ تو صرف خان صاحب کو نہیں بلکہ پوری پارٹی کو کھا جائے گا. تو ان کو تو سائڈ پہ کرنا اب کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا. کہنے کا مطلب ہے پنجابی جی کہندے نے سر سلامت رہن جتیاں بڑیاں لیکن وہ میرے خیال میں اس کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے, اس لیے تھوڑا سا ٹائم دے رہے ہیں نا. جی یہ ایک دفعہ سیاسی شہید بنا تو جو اس کے دیوانے ہیں نا, تو ابھی بھی جو اس کے عاشق ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ابھی بھی کہتے ہیں وہ بس جی یار اتنا لون لے لیا ہے کہاں سے, کوئی ایک پروجیکٹ بتا دو, کہتا ہے جی پچھلا انٹرسٹ دے رہے ہیں وہی نہیں ختم ہو رہا, وہی دے رہے ہیں, پچھلا انٹرسٹ نہیں دیتے ان کو بلا سود لیا ہوا. عطا صاحب ذرا سمجھائیں, ذرا ہمیں یہ اس لون والے معاملے پہ سمجھائیں کہ کتنا لون تھا, کتنا لیا اور کتنا واپس کیا, اس پہ بتا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ سر یہ تو ان کے فائنانس منسٹر کو بھی نہیں پتا, برا اتنا اچھا. پتا ہے کہ ڈبل میں کوئی شروع نہیں ہوا اس کا میں بتا دیتا ہوں نا جی. دیکھیں جی کہ جب مسلم لیگ کی جب گورنمنٹ جس وقت ختم ہوئی تو اس وقت اندرونی برونی جو قرضے تھے وہ 29 ارب تھے. اگر ہم پیچھے جائیں تو زرداری صاحب کے دور میں یہ جو ہے دونوں ملا کے کچھ 17-18 ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ تھا. اب ماشاء اللہ تعالی جب سے یہ ایماندار لوگ آئے ہیں تو ان کی وجہ سے اب تقریباً 50,000 ارب کے قریب جو ہے وہ نمبر جا چکے ہیں. خان فاروق صاحب اس کو جو ہے نا ذرا روشنی ڈالیں گے. اچھا, اب وہ جو بات ہے جس میں ساگ ڈار صاحب بھی کافی دفعہ بات کر چکے ہیں, یہ کہتے ہیں, بلکہ ایک دن تو اس نے تقریر میں کہا تھا کہ میں نے 35,000 ارب قرضہ واپس کر دیا. جی بالکل بالکل, اس پہ پروگرام کیا, سوال کیا تھا میں نے. چلو 35,000 کو تو چھوڑے, اتنا تو قرضہ ہی نہیں تھا پاکستان پہ جتنا اس نے واپس کیا. یہ کہتا تھا جی کہ ہم نے 5,000 ارب روپیہ جو ہے وہ واپس کیا. اگر 5,000 ارب کیا ہے واپس, لیٹ سے کہ قرضہ 29,000 تھا تو یہ تو 24 پہ آنا چاہیے تھا. یہ کیسا اس نے قرضہ واپس کیا ہے کہ یہ اس سے بھی ڈبل ٹرپل ہو کے آگے چلا گیا کہ 29 سے جو ہے یہ 50,000 کے قریب جو ہے وہ آ چکے ہیں. یہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں. اگلے دن سے اس نے تقریر میں کوئی سیمینار تھا, اس میں یہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ 29 ارب ڈالر پہ آ گئے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے ہائیسٹ نمبر جو تھا وہ میاں نواز شریف کے دور میں تھا 24. ٹھیک ہے جی, 24 بلین ڈالر. تو اب یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں جس خزانہ پورا خالی کر کے کہتا ہے جی اب ہمارا فارن ریزرو, ہمارے جو ریزروز ہیں وہ 29 ارب ڈالر کے ہو گئے. تو یہ جھوٹ بولتا ہے, اس کو پتہ ہے آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بس سبحان اللہ کہہ دینا ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ اس طرح نہیں, انہوں نے جانا تھا سعودیہ میں عرب ہے, انہوں نے 29 ارب 29 بندے نال بات ہے ہوگا. ان کو صرف یہ پوچھے عرب میں صفری کتنے ہوتے ہیں, بلکہ ان کے وہ کیلکولیٹر خراب ہو گیا وہ جو میاں صاحب کے دور میں چلتا تھا اسد عمر کا. ان کے بارے میں نا ایک اور چیز جو ہے نا وہ بڑی کہی جاتی ہے, کہتے ہیں جی کہ کیا نام ہے اس کا, جمائمہ کی طرف سے اس کو 12,000 کروڑ
पाउंड या पता नहीं इतने मिले थे। 12,000 करोड़ पाउंड। अच्छा, मैंने ना मैंने कहा कि मुझे ऐसा करें ना, बस सिर्फ ये लिख के भेज दें कि इसको लिखते कैसे हैं। आप बाकी चीजें छोड़े, मुझे कोई लिख के बता दे कि ये 12,000 करोड़ पाउंड ये है कैसे लिखे जाते हैं, उसमें कितने सिफरे आते हैं। तो ये लोग बस जो सुनते हैं कहते हैं जी कि उसी को आगे लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। और विकिपीडिया पे सारे उनकी नेटवर्थ पता चल जाती है। एक दिन मैंने चेक की थी, मुझे भी याद नहीं, इट वाज 150 मिलियन पाउंड या 250 मिलियन पाउंड गोल्डस्मिथ की जो टोटल नेटवर्थ। हाँ ठीक है जी। और विकिपीडिया पे जाए, आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं, हर किसी की नेटवर्थ। और एक और चीज मैं बताऊं, मैं रियल एस्टेट में हूँ, काफी लोगों के हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी पे गई, उसमें जो प्रॉपर्टी जो शादी से पहले या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, उसमें से हस्बैंड को कोई हिस्सा नहीं मिलता, जीरो मिलता है, जीरो। ठीक है जी। उसमें से लोग कहते हैं वो वहां से आधा मिल जाता अगर उसके साथ वो वहां पे रह जाता, तो ये हो जाता। खान ने तो सारा छोड़ दिया। मैंने कहा खान ने सिर्फ जो उससे 25-50 मिलियन पाउंड लेने थे वो छोड़ के इधर बड़ा डाका मारा है। वो लंबा हाथ मारने के चक्कर में 50-100 मिलियन पाउंड के चक्कर में नहीं था, वो लंबे चक्कर में। तो वहां से मिलता भी नहीं है पहला। आई एम श्योर यूरोप अमेरिका में यही चीज है, कनाडा में ऐसे ही है। उसने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी थी कि मेरी जेब में 50 रुपए हैं लेकिन मेरा प्रोग्राम मिलियंस का है, तो उसने वो डेफिनेट उसने वो क्या करने थे। अच्छा अता साहब, इसी में एक कमेंट करते चले, आगे चलते हैं। लंदन में आजकल बड़ी रौनकें लगी हुई हैं, मियां साहब सुबह शाम लंदन में मिल रहे हैं। अच्छा, अभी मोस्ट रिसेंटली आज सुबह जो मैं सुन रहा था, वो शायद सेठी साहब भी गए थे जी, वो तो काफी दिन से पहले वहां पर जी। तो सेठी साहब का भी वो मैं सुन रहा था, एक वन ऑफ द थिंग ऑन टीवी पे। तो उन्होंने पूछा मियां साहब से, जी बहुत लोग मिलने आ रहे हैं, तो आप इसके बारे में बताएं क्या चल रहा है। उन्होंने कहा सेठी साहब आपका भी कह रहे हैं, आप भी किसी का पैगाम लेके आए। मियां साहब की मुट्ठी बंद होती है, वो खोलते नहीं है, जब जरूरत होती है तो खोलते। और कहते हैं साथ डार साहब थे, उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी, तो दैट मीन्स अ लॉट। अभी मिलने थरले तो हर तरह से कर रहे हैं जी। मियां साहब सुना है कि रिफ्यूज टू मीट एनीवन, और फिर उन्होंने फिर सेठी साहब को रिक्वेस्ट की कि आप जाके हमारा पैगाम लेके जाएं। देखिए इंशाल्लाह देखिए जी, ये जितनी कुर्बानी कौम दे रही है, 22 करोड़ अवाम, हम तो बाहर बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है कि वहां से गन से निकले हुए हैं कम से कम। तो वो जो 22 करोड़ अवाम जो कुर्बानी दे रही है ना, उसका इंशाल्लाह अल्लाह ताला रिजल्ट जरूर देगा। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। इंशाल्लाह थिंग्स विल बी इन बेटर शेप सून जी। अच्छा साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते थे पिछले सवाल में? या सर पिछला तो चले छोड़ देते हैं, अगले के पर आ जाते हैं कि ये जो मियां साहब से जो राजी रजामंदी की बात हो रही है ना, मियां साहब मामले को संभालना नहीं चाह रहे। वो ये कहते हैं कि यार ये जो गंद का टोकरा तुमने इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया ना, इसको तुम अपने हाथों से उतारो, हम नहीं उतारते। इस बात में कोई मसला नहीं है कि वो घड़ी के केस में जाता है या वो फॉरेन फंडिंग के केस में जाता है या वो किस केस में जाता है, वो एक अलग इशू है। उसका तो जानना जुनसाना और ना जानना ठहरना मसला नहीं है। एग्जैक्टली ये बात है कि मियां साहब कहते हैं कि भाई ठीक है, इसकी गारंटी तो तुमने दे दी, लेकिन तुम्हारी गारंटी कौन देगा? मसला यहां पे बना हुआ है कि क्या ये 70 साल से जो एक निजाम है इसको हटा दिया, उसको बेइज्जत कर दिया, और हमेशा जो बोला झूठ बोला। आपकी बात कर रहे हैं, ये तो बात बड़े मियां साहब छोटे मियां साहब से पूछते हैं कि उनकी गारंटी देगा कौन? हाँ, छोटे मियां साहब जो है ना, असल में वो घर के छोटे बच्चे ही हैं, आज तक वो वही हरकतें कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनको समझ में आए। मसला ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नजरिया, सोच, उनका वर्क है। उन्होंने पहले वहीं से काम ले लिया, उसके बाद शहबाज शरीफ से काम ले लिया, उन्होंने चौधरी एहसन इकबाल से काम ले लिया, वो बहुत सारों से काम ले लेते हैं। अब अगर कोई ये समझे कि ये शहबाज स्पीड है तो वो किसकी वजह से है, उसके पीछे एक नजरिया, एक सोच है और एक प्रोटेक्शन है, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। और इस वक्त में जो नजर आ रही है उसी लेगेसी को लेकर जो चली है वो मरियम नवाज चली है। एक बात। दूसरी बात जो मैं पीछे कहना चाह रहा था, भूल गया था, अब याद आ गई। जो ब्राउन गोल्ड स्मिथ की और दीगर लोगों की जो बातें आ रही है ना, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं अजराए तफन्नुन ये बात करता हूं, बहुत सारी रकमें जो है ना जो दी जाती हैं वो बैंकिंग चैनल से होती हैं, लेकिन बहुत सारी रकमें जो होती हैं ना वो ऐसे चैनल से होती हैं जिसका रिकॉर्ड कोई नहीं होता।
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. فاروق صاحب اگر اس پہ کچھ کہنا تھا کیونکہ آخری جو ہمارے 4 منٹ رہ گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ کی برتھ ڈے تھی آج، اس پہ ہم لوگ کمنٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر پروگرام کینڈ کرتے ہیں. جی دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ان قریب عوام کو بھی یہ پتہ لگ جائے گا کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت قیمتی نوادرات ہیں، اینٹیکس ہیں، اور ان کو وہ بیسیکلی انہوں نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ گولڈ میں ٹرانسفر کر کے تو مجسمے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک خبر ادھر کی طرف تو لگ گئی ہے، امریکہ کی طرف پاناما پیپرز کی وجہ سے. پاکستان وغیرہ انڈیا میں ابھی نہیں آئی، کیونکہ ایک ٹرک یہ چل پڑی تھی کچھ دنوں سے کہ لوگ اپنی جائیداد کا کچھ حصہ سالڈ گولڈ میں رکھتے ہیں، پھر وہ گولڈ کو واقعی پوزیس کر کے تو اس کا ایک بت سا بنا کے یا کوئی آرٹ ڈیزائن بنا کے وہ کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ اٹھایا بھی نہیں جاتا. یہ ایلان مسک نے بھی یہی کیا ہوا ہے، اس نے بھی ساری جائیداد بیچ دی ہے، اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دن یہاں پر سن 2010 کے قریب ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا یہ ریئل اسٹیٹ کے لیے کلاسز دیتے تھے. بڑی مہنگی کلاس تھی $3,500 کی، ہم نے بھی لے لی، چلے دیکھتے ہیں. تو اس کلاس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نقطہ بتایا بینکنگ اور لون کا. وہ بھی آپ کو پتا ہے نا، بہت بڑا وہ کاریگر ہے. اس نے کہا کہ بینک جو ہیں جن کے پاس ادھار کم ہوتا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ادھار ہوتا ہے، وہ ان کو مزید ادھار نہیں دیتے. وہ لوگ بینک دیتا ہے اس کو جس کے 50 ملین $70 ملین کا لون ہو، اس کو دیتا ہے، کیونکہ وہ اگر ڈوب گیا، ڈیفالٹ کر گیا تو بینک کا بہت بڑا بینک بھی ڈوب جائے گا. تو اس کو بچانے کے لیے وہ 5-10 بلین دے رکھتے ہیں اس کو. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہمارے وزرائے خارجہ کی، وزرائے اکانومی والوں کی ہے کہ سر ہم اب ڈوبنے لگے ہیں، کچھ کریں، نہیں تو پوری دنیا کے پھر ڈوب گئے نا جنہوں نے جتنا بھی دیا تھا. تو اس میں ایک ٹرک بھی ہے اگلے سے لینے کے لیے. مگر جب انہوں نے آدمی اپنا بٹھا دیا ہو آپ کے خزانے کے اوپر، تو اب پھر وہ آپ کی باتوں میں نہیں آتے. یہ وجہ سارا مسئلہ. اینی جی گل ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، پروگرام کے آخر میں کیونکہ مریم نواز صاحبہ قوم کی بیٹی، ان کی آج برتھ ڈے تھی، جو کہ بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. پاکستان میں تو نیڑے لگے ہیں، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے. ایک جملہ اس پہ کہتے جائیں اور اس کے بعد ہم پھر پروگرام کی اینڈنگ کریں گے. اگر کچھ چیز رہ گئی ہے جو ہم لوگ نے ڈسکس نہیں کی تو وہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ارشد صاحب اگر کچھ، میرے خیال میں تو تقریباً سارے ٹاپک ہو گئے ہیں. مریم نواز جی بس پاکستان کا مستقبل ہے اور لیڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے پر بڑی بلیسنگ ہے. اس کی حفاظت کرنی چاہیے. قوم کا جو انسان ہے اب ایک فرض ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی جس طریقے سے نیب کوٹ سے حفاظت کر رہا ہے، اسی طریقے سے ڈٹ کر جو نا پارٹی کے اندر سے جو سازشیں ہیں اس سے بھی، اور جو ملک کے اندر جو سازشیں ہیں اس سے بھی، اور جو انٹرنیشنل سازشیں ہیں اس سے بھی اپنے لیڈر کی حفاظت کرے. یہ بات جب سمجھ میں آ جائے قوم کو، وہ قوم بن جاتی ہے. راجہ صاحب، ہیپی برتھ ڈے ٹو مریم نواز. جی میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کو سالگرہ مبارک. یہ ایک روشنی کی کرن ہے انشاءاللہ تعالی، جو پاکستان کی سیاست کے آسمان پہ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، عمر میں برکت عطا کرے، اور وہ پاکستان کی آگے آ کے خدمت کرے. ان سے پوری پاکستان کی عوام کی بہت ساری امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہمارا سی پیک ایک گیم چینجر تھا، اسی طرح مریم نواز شریف بھی پاکستان کی پالیٹکس کی گیم چینجر ہے. آنے والا وقت جمہوریت کا وقت ہے انشاءاللہ. عطا صاحب، مریم نواز ہیپی برتھ ڈے پہ کوئی فکرہ؟ جی ہیپی برتھ ڈے جی ٹو اور سسٹر مریم. تو وی وش ہر آل دا ویری بیسٹ، اور ہماری دعا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جس طرح سے میاں صاحب نے ڈائریکٹ ان کو جس طرح سے ٹرین کیا ہے، سپروائز کیا ہے، ایک ایک چیز پہ گائیڈنس ان کو ملتی ہے، تو انشاءاللہ شی از اور وی کین سی دیٹ شی از اور پرائم منسٹر، اور ہم ان کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. اور بہت امیدیں ہیں سب پاکستانیوں کو، پورے عوام کو، 22 کروڑ عوام کو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. انشاءاللہ looking forward to see her soon. تھینک یو سر. فاروق صاحب، ہیپی برتھ ڈے ٹو مریم نواز. بالکل سر، ہماری طرف سے، ہماری فیملیز کی طرف سے محترمہ کو سدیلہ صاحب آخر میں آپ نے بھی کچھ لفظ کہنے ہیں. بہت بہت سالگرہ مبارک ہو، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیں گے انشاءاللہ اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے لانے کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں وہ اپنی ایج کے اس حصے میں آ کر بلوم کرتے ہیں کہ جب ان سے لوگوں کو امید نہیں ہوتی. مگر ہمارے لیے یہی امید ہے
हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है इस बर्थडे के अल्लाह पाक लंबी उम्र अता फरमाए और हिम्मत इसी तरह जारी और सारी रहे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हैप्पी बर्थडे टू अवर सिस्टर मरियम नवाज। मैं देखें, हम लोग कहते ने ढिड तो रजे हुए हैं, सारा कुछ अल्लाह ने दिता है। मुझे वो जो एक प्यारी सी खूबसूरत सी हमारी बहन थी, कोयटा वाले मामले पे जब वो मामला हुआ था तो वो रोती हुई कह रही थी कि हमें मरियम नवाज की सूरत में रोशनी नजर आती है, हमारे घर जो है मरियम नवाज की वजह से रोशन नजर होते हुए आ रहे हैं। तो मरियम नवाज बेशक इस मुल्क के आम लोगों की जो उम्मीद है, आम लोगों के लिए रोशनी की किरण है। अल्लाह ताला की ज़ात मरियम नवाज को सलामत रखे, खुश रखे, इस तरह की हजारों खुशियां मनाए, बर्थडे मनाए। उनके खानदान पर जितने मसाइल मुसीबतें हैं अल्लाह ताला की ज़ात उनको दूर करे, अपनों के साथ रहें और खुशियां मनाए। मेरी तरफ से मरियम के लिए ये फिक्र है जी। ये देखने वाले हमारे प्यारे साथी जो हमारी असल में हिम्मत है, उनके भी सर उनकी तरफ से भी ये उनको बर्थडे दें। अंजुम मलिक साहब हैं, सलीम साहब हैं, परवेज साहब हैं, मुजफ्फर खान साहब हैं और पीछे पिशावर वाले साथी भी आए हुए हैं। और बिल्कुल ये सारे साथियों की तरफ से भी जनाब को मोहतरमा को हैप्पी बर्थडे। जी जी, ये परवेज बशीर साहब ने कहा जी कि मरियम नवाज की शक्ल में पाकिस्तान को एक नायाब तोहफा दिया। अरशद परवेज साहब प्लीज दूसरे अच्छा जी, ये कुछ लिखा है अरशद परवेज साहब प्लीज दूसरे कलमे की गलती का हाँ, वो कह रहे हैं कि अंजुम मलिक साहब मोहतरम फरमा रहे थे कि कोई दूसरे कलमे की तलफ़ुज़ या पढ़ने में कोई गलती हुई है। मैंने वो अभी तक ऑडियो या वीडियो देखी नहीं है, मैं एक दफ़ा देख लूँ तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी बात करूँ। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। देखें जी, अब लोग जो है वो बड़ी हमारी एक एक चीज़ को वाच करते हैं और हम लोग इनसे सीखते भी हैं, क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं, मैं बल्कि अपने बताने वालों को अगर बता सकूं तो अगर कोशिश किया करें कि जो लोग हमें फेसबुक पर देखते हैं, मैं बल्कि आज के बाद आज मैंने कोशिश की है कि मैं फेसबुक जो हमारे फेसबुक कमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे सिस्टम पे आ रहे होते हैं, वो मैं यहाँ पे अब ऐड नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टम चेंज कुछ हुआ उस वजह से। तो कोशिश किया करें जो लोग फेसबुक पे आते हैं, मैं उसके कमेंट्स में यूट्यूब का लिंक डाल दिया करूंगा, तो आप लोग अगर यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाएंगे तो यूट्यूब के लिंक जो है वो हम लोग यहाँ पे दिखा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और हमें नजर भी आ रहे होते हैं, मेरे पास एटलीस्ट। अदरवाइज मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ता है, देखना पड़ता है और वो शो नहीं कर सकता कमेंट। तो कोशिश किया करें, देखने वाले तमाम दोस्त यूट्यूब पर ज्वाइन कर लिया करेंगे। वैसे मैं लिंक यूट्यूब का फेसबुक में डाल दिया करूंगा डेली से, मैं भूलूंगा मैं भी नहीं। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, क्योंकि आप तमाम दोस्तों को मेरे ख्याल में इंतहाई कलील मुद्दत में वो कहते ना कि फौजी 24 घंटे तैयारी होता है, तो वही हाल हुआ है कि आप लोगों को मैंने 2-2 3-3 मिनट पहले मैसेज किया और कॉल किया तो आप लोग आए हैं, क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट था। रेहाम खान साहब अल्लाह जिंदगी सेहत दे, वो किसी जगह पे स्टक हो गई थी, आज के प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम उनसे भी होगा और आप लोगों से तो इंशाल्लाह होती रही। अपना ख्याल रखें तमाम दोस्त, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर होगी जी। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी जी। दोस्तों आप देख रहे थे, हमारे साथ थे हमारे दोस्त, वो बता रहे थे कि क्या क्या मामला चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल इसी तरह मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। खुदा जी, थैंक यू सर। तमाम सोशल मीडिया का मैं मशहूर हूँ। ये प्रोग्राम भी हमने जब शुरू किया था तो ये सिर्फ इसलिए था कि मुस्लिम लीग नून खास पर मरियम नवाज साहबा की जो आवाज है, मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है।